गुड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग इस वीडियो के ज़रिए देखने जा रहे हैं जिस्ट ऑफ डाउन टू अर्थ, जो कि नेक्स्ट आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ये बुकलेट। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है, कम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, डाउन टू अर्थ इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोगों के क्या हो रहा है, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, जिसमें लोकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो डाउन टू अर्थ इस दोनों पार्ट को कवर करें। कहीं कहीं लोकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसमें से देख लेंगे कि उस महीने में क्या ऐसे ज्योग्राफिक इवेंट्स हुए, इन्वायरमेंट इवेंट्स हुए जहाँ पे लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रीलिम से 25 मई को अभी आप लोग सब लास्ट रिवीजन कर रहे होंगे। इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप 1.5 या 2x में देख सकते हैं, ताकि हमारा टाइम बच जाए और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको रिकॉल हो सके। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि 1x पे देखें, 1.5 और 2x इज़ गुड। इसमें से इतने टॉपिक्स हैं, इसमें से कुछ ही टॉपिक हम लोग देखेंगे, जैसे कि प्लास्टिक्स के बारे में देखेंगे, माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होता है, उसका असर क्या होता है फोटोसिंथेसिस पे, कितनी परसेंटेज वो रिसाइकल हो पा रहे हैं आजकल। फिर कोल और लिग्नाइट देखेंगे, भारत में कितने परसेंटेज है, भारत वर्ल्ड में कितना होल्ड करता है कोल, एक्सेट्रा। फिर हम लोग मैग्नेटिक फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे, जियोडायनेमिक्स को देखेंगे, अफ्रीकन पेंगुइन्स के बारे में जानेंगे, हीट वेव के डेफिनेशंस को देखेंगे, ताज ट्रेपीजियम को देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला टॉपिक है क्या, लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि इट सेज दैट ओनली अबाउट 9% ऑफ द प्लास्टिक्स एवर प्रोड्यूस्ड हैव बीन रिसाइकल्ड। ठीक है, तो हम लोग को अगर क्वेश्चन आएगा क्या आएगा कि लेस देन 10% ऑफ प्लास्टिक्स हैज बीन रिसाइकल्ड टिल नाउ, ओनली अबाउट 9% ऑफ प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसाइकल्ड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ओनली लेस देन 10% ऑफ प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस्ड हैज़ बीन रिसाइकल्ड, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट याद रखना है, लेस देन 10%। ठीक है, नियरली ऑल प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, नियरली ऑल मतलब ऑल प्लास्टिक्स नहीं बोला, नियरली ऑल मतलब दे आर सम प्लास्टिक्स दैट आर नॉट मेड फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल्स, दोज आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ठीक है, सो इट सेज नियरली ऑल। सो इफ क्वेश्चन कम्स दैट ऑल प्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड पेट्रोकेमिकल्स, देन दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इट शुड बी नियरली ऑल और some are made not of petrochemicals, then it will be correct statement. Okay, then you can go through the highlighted part that says that the petrochemicals are produced using natural gas liquids and naphtha that are created from crude oil refining. After crude oil is refined, then we will get NGL and naphtha, and then from the fractionation, we will going to get ethane, propane and butane. Then we will do the steam cracking to make them double bound, this suffix n signifies what, single bond, and then in signifies what, double bond, and then in signifies what, triple bond. This is for triple bond, this is single bond, and this is double bond. So from single bond to double bond we will going to get that by steam cracking. ठीक है, इसमें हम लोगों ने देख लिया कि अधिकतर प्लास्टिक है, सभी प्लास्टिक नहीं है। अधिकतर प्लास्टिक क्या होता है कि हम लोग को पेट्रोकेमिकल से मिलता है, पेट्रोकेमिकल्स जो कि NGL और नेफ्था से बनता है। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शनेशन से बनाते हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बता दिया हमने ना। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि पेट्रोकेमिकल्स एंड प्लास्टिक्स अकाउंट फॉर 14% ऑफ टोटल ऑयल डिमांड एंड 8% ऑफ टोटल गैस डिमांड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला इंपॉर्टेंट क्या था, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट ओनली। ठीक है, उसके बाद क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं, माइक्रो प्लास्टिक्स। ठीक है, माइक्रो प्लास्टिक्स इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। ठीक है, इसमें माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होता है, जो कि बहुत ही छोटा प्लास्टिक्स होता है, जो कि हमारे खाने में आजकल आ जा रहा है। ठीक है, एक डाटा भी बताया गया था कि
in a year we are going to we eat not going to we eat about 2 plastic bags in the form of microplastics। ठीक है, ये एक डाटा भी रिलीज हुआ था, आप सर्च कर सकते हैं कि हम लोग साल में लगभग 2 प्लास्टिक बैग खा लेते हैं। किसके जरिए? माइक्रोप्लास्टिक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स का इफेक्ट क्या होता है प्लांट बायोडाइवर्सिटी पे। तो वो देखिए क्या साफ साफ लिखा है, माइक्रोप्लास्टिक में रिड्यूस फोटोसिंथेसिस रेट्स बाय एज मच एज 18%। ठीक है, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि अगर आपको क्वेश्चन आया डज माइक्रोप्लास्टिक हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो यस इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। माइक्रोप्लास्टिक have a negative impact and also it negatively impact the process of photosynthesis। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के भी प्रोसेस को निगेटिव इम्पैक्ट करता है। माइक्रोप्लास्टिक का निगेटिव इम्पैक्ट किस पे होता है? क्रॉप प्रोडक्शन पे, सी फूड पे। ठीक है, ये सब हो गया, सी फूड, क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। इसमें बोला गया है कि पॉलिसी की मदद से सारा चीज़, टेक्नोलॉजी हमारा फिक्स नहीं करते, हम लोग को कुछ एक हार्ड पॉलिसी भी अपनाना पड़ेगा जिससे हम लोग इस चीज़ को एड्रेस कर सकें। उसके बाद ये सब चिकनी चुपड़ी बातें हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन को हम लोगों का अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। माइक्रोप्लास्टिक का इम्पैक्ट क्या होता है बायोडाइवर्सिटी पे, फोटोसिंथेसिस पे, क्रॉप प्रोडक्शन, सी फूड प्रोडक्शन पे। ठीक है, वो किससे बनता है ये सब आपको याद रखना चाहिए। पेट्रोकेमिकल से वो किससे बनते हैं? NGL और नेफ्ता से। ठीक है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनेशन करते हैं इथेन प्रोपेन ब्यूटेन में। वो क्या होता है? 1 होता है सिंगल बॉन्ड। उसके बाद स्टीम क्रैकिंग करके उसको डबल बॉन्ड बनाते हैं, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको पॉलीमराइजेशन करके प्लास्टिक्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट हो गया ये वाला इंपॉर्टेंट कि लेस देन 10% ऑफ ऑल प्लास्टिक एवर प्रोड्यूस हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसाइकल्ड। ठीक है, यही 2-3 पॉइंट है। प्लास्टिक ख़त्म हो गया, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, राइस के ऊपर है, तो हम लोग को इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये देख लेना है कि मेजर प्रोड्यूसर्स राइस का कौन कौन है। वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, ये सब मेजर प्रोड्यूसर्स है। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि इसमें देखना है तो आप पढ़ लीजिएगा, PDF में डाल दूंगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि इसमें बोला है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग गुड प्रोडक्शन ऑफ rice this year, we are seeing the rise in the prices of the rice that because of certain reasons. First is that India, the producing countries are implementing ban on the exports. There is also geopolitical crisis in the region due to which freight costs are higher. Also that rose the prices of fuel and fertilizers. There is also inflation and currency inflation, we can say that dollar is becoming more strong in comparison to other currencies, so it will also going to impact the importing nations वो द राइस। ठीक है, कि इसमें बताया गया है क्या कि हम लोग का प्रोडक्शन राइस का अच्छा हुआ इस साल, लेकिन इसके बावजूद भी प्राइसेस राइस के बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? इसके एक्सटर्नल कारण से, जैसे कि भारत बैन लगा दिया एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती राइस पे, फिर बहुत सारे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस हो गए जिसके कारण फ्राइट प्राइस हाई हो गया। फिर हम लोग देखते हैं फ्यूल और फर्टिलाइज़र का प्राइस हाई हो गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा क्या कि सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि करेंसीज है ना बाकी कंट्रियों की घट रही है, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है, तो इसलिए जो भी इंपोर्ट करेगा उसको महंगा पड़ेगा। ठीक है, वो दूसरा हो गया। अब आ जाता है इंपॉर्टेंट क्या है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डाटा के लिए, कोल और लिग्नाइट। ठीक है, इसमें देखिए पहला ही क्या है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द कोल एंड लिग्नाइट। इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसमें अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ डाटा दिया हुआ है क्या कि इंडिया रिमेन्स द सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना। तो हम लोग एक सबसे बड़े हैं, तो हम लोग कितने नंबर पर आ रहे हैं? दूसरे नंबर। पहला चाइना है, उसके बाद हम लोग ही आते हैं दूसरे नंबर पे। ठीक है, टोटल रिजर्व कितना हमारा? 320 बिलियन टन का रिजर्व है हमारा।
इसमें आप लोग ये इम्पोर्टेंट रखिएगा कि भारत के कुछ ही राज्यों में जो कोल रिजर्व है वो 85% ऑफ टोटल कोल रिजर्व इंडिया की होल्ड करती है। जैसे कि उड़ीसा पहला पे आ जाएगा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा वेस्ट बंगाल और पांचवा मध्य प्रदेश। उड़ीसा के ऊपर झारखंड के इधर छत्तीसगढ़, फिर इधर वेस्ट बंगाल और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। परसेंटेज देख लीजिए, उसके बाद हो गया। फिर इसमें आप देख सकते हैं क्या एनर्जी मिक्स क्या होता है। एनर्जी मिक्स देख लीजिए हमारा क्या है भारत का। कोल से है 48%, ऑयल से है 28%, नेचुरल गैस 8%, रिन्यूएबल्स 12% एंड न्यूक्लियर 4%। ये सब हो गया एनर्जी मिक्स। फिर इसमें क्या क्या कौन कौन से माइंस है और कौन कौन कंपनी है। तो एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है कोल इंडिया लिमिटेड पे कि ये लार्जेस्ट कंपनी है कोल प्रोड्यूसर की इंडिया पे। तो आप देख लीजिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन सी कोल कंपनी है। तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है क्वेश्चन UPSC में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है NLC, जो नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है, जो कि लार्जेस्ट लिग्नाइट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, माइनिंग कंपनी भारत की। ठीक है, उसके बाद क्या BCCL, जो झारखंड में है, धनबाद में। ठीक है, उसके बाद क्या ECL है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आसनसोल, वेस्ट बंगाल से ये ऑपरेट करती है। फिर एक याद करना हम लोगों को, ये श्री गिरिराज माइंस एंड मिनरल्स, दैट इज़ लोकेटेड इन बूंदी, राजस्थान। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक भी बार राजस्थान का नाम नहीं आया किसमें, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कोल में। लेकिन एक कंपनी है जो कि वहाँ से ऑपरेट कर रही है और इम्पोर्टेंट कंपनी है, जो कि नाम क्या है जिसका, श्री गिरिराज माइंस एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, कभी मैच द कॉलम में आ गया भटकते तो एलिमिनेशन करने में हेल्प करेगा। एक डिजीज़ भी होता है, अगर आप लोग देखिएगा जहाँ पे भी माइनिंग होता है तो वहाँ ब्लैक डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। तो ब्लैक डस्ट उड़ता है तो उससे क्या होगा, सांस लेंगे तो लंग्स में, वो फेफड़ा में वो क्या होगा, जमा होगा। तो उससे क्या होगा, लंग्स डिजीज़ है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैक लंग डिजीज़। इसको साइंटिफिक नाम बोलते हैं न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, तो इसको ब्लैक लंग डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा है। उसके बाद इसका सोल्यूशन दिया है क्या कि DGMS जो होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, ये सब सारा चीज़ देखते हैं, कंप्लायंस इन्फोर्समेंट। ठीक है, एक मिशन भी चल रहा है, मिशन जीरो हार्म, जहाँ पे बोला जाता है कि माइनिंग ऑपरेशन में किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए। वो सब चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब और जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डाटा था वो याद रख लीजिएगा, बस हो गया। इसमें है कि हम लोग जीनोम प्रोजेक्ट बहुत दिन से चल रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स में एक पॉइंट आ सकता है कि रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कोबरा एल्गोरिथम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो इसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। सिंपल सा वन लाइनर है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको याद रखना है कोबरा एल्गोरिथम होता है दैट इज़ यूज टू एनालाइज मॉडर्न ह्यूमन DNA। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट है 1000 जीनोम प्रोजेक्ट दैट इंक्लूड्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अफ्रीका, एशिया, यूरोप एंड अमेरिकाज। ठीक है, इसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है एंड एशिया भी है। ठीक है, ये वन लाइनर है सिर्फ कि कोबरा एल्गोरिथम इज रिलेटेड टू व्हाट। तो दैट एल्गोरिथम हेल्प अस टू एनालाइज द मॉडर्न ह्यूमन DNA। बस सिंपल सा है, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, फिर है साइक्लोन। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि साइक्लोन को डिफरेंट नेम से जानते हैं, जैसे कि हरिकेन बोलते हैं अटलांटिक और पैसिफिक में, टाइफून बोलते हैं चाइना की तरफ, जापान की तरफ, साइक्लोन बोलते हैं इंडिया में, साउथ पैसिफिक में। तो ये याद रखना है कि किस पैसिफिक में क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक। अगर ये रीजन है नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि चाइना और इधर देखिए चाइना और जापान की तरफ टाइफून बोलते हैं इसको। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और अटलांटिक में, अमेरिका के दोनों बॉर्डर की तरफ इसको बोलते हैं हरिकेन।
हुरिकेन, और इंडिया और साउथ पैसिफिक में जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है उधर क्या बोलते हैं, इसको साइक्लोन बोलते हैं। एक स्केल जो कि यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, सफीर सिम्पसन हुरिकेन विंड स्केल, जो कि यूज होता है हरिकेन के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। ये सब साइड को, ठीक है। उसके बाद इसका इम्पोर्टेंट ये भी है कि इसमें क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए साइक्लोन बनने के लिए। तो वार्म वाटर टेम्परेचर होना चाहिए, जो ओशन वाटर है उसका टेम्परेचर 26.5 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। मॉइस्ट एयर होना चाहिए, ठीक है। लो सीन विंड शेयर होना चाहिए, ठीक है। लो प्रेशर एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ पे। ये सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रहता है उसी को करंट को स्टैटिक से जोड़ देता है, एंड देन द यूपीएससी विल आस्क द क्वेश्चन। सो हम लोग को एनसीईआरटी, वी मस्ट रेफर एनसीईआरटी और अदर स्टैंडर्ड बुक व्हाइल रीडिंग द करंट अफेयर्स। हो गया। इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या होता है, आई होता है, आई वॉल होता है, रेन बैंड्स होता है इसके कंस्ट्रक्शंस में, आई सेंटर में होता है, ये काम होता है, क्लियर होता है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। टॉर्नेडोज भी पॉसिबल होता है, टॉर्नेडोज हैवी रेन लेके आता है इन द आउटर रिंग्स ऑफ द साइक्लोन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लिप फ्लॉप। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोलता है कि हर एक कुछ साल में, लगभग एवरी 3 लाख to 5 लाख ईयर्स दे इंटरवल देर विल बी अ रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक पोल्स of the earth, that is geomagnetic poles will reverse in every 3 lakh to 5 lakh years, okay। so एक बार क्वेश्चन मैग्मा से रिलेटेड आ चुका है, जियो मैग्नेटिज्म भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मैग्मा के मूवमेंट से ही जियो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार ज्योग्राफी के लिए तो यहाँ से पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लिप फ्लॉप। द मैग्नेटिक फ्लिप फ्लॉप और जियो मैग्नेटिक रिवर्सल अकर्स व्हेन द अर्थ मैग्नेटिक फोल्स रिवर्स देयर पोजीशन। तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, सिंपल सा, उसी को एक्सप्लेन कर दिया। अगर रिवर्स हो जाता है उसको मैग्नेटिक फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ये नेचुरल होता है और इसमें एवरी 3 लाख to 5 लाख ईयर्स में ये होता है। ये कोई रेगुलर इवेंट नहीं है कि हर एक साल 3 ही लाख साल में हो रहा है, ये एक रेंज में होता है। जो लास्ट हुआ था दैट अकर्ड अप्रोक्सीमेटली 7,80,000 ईयर्स एगो, एंड दैट वाज नोन एज ब्रूनेस मतुयामा, okay। You can also remember the name that if a question comes in prelims that what is or which event is defined by Brunes Matuyama, then you can say that take the correct option, that is related to magnetic flip flop of the earth, okay। हम लोग इसको देख लिए, जियो डायनोमो कैसे बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मैग्मा आउटर कोर ओवर इनर कोर। हम लोग को पता है कि एक क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद हम लोग का क्या होता है, स्टेनोस्फेयर, फिर होता है आपको जिसमें मैग्मा चैम्बर होता है स्टेनोस्फेयर में, फिर मेंटल होता है, उसके बाद फिर आउटर कोर, इनर कोर। तो इनर कोर सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है, उसी के मूवमेंट से मैग्मा बनता, डायनोमो बनता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट है क्या कि साउथ अटलांटिक एनोमली, इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वीक होता है। जब ये फ्लिप फ्लॉप होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, एक बार ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में क्या कि इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड शायद पूछा था, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दिया हुआ था, 6-7 ऑप्शन था शायद, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन टिक करना था। तो इसी तरह हम लोग इम्प्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लिप फ्लॉप देख सकते हैं क्या क्या है। तो इट डज नॉट directly harm the life as it is written here. While geomagnetic reversals do not directly harm the life, they can weaken the magnetic field temporarily, exposing the solar and cosmic radiations, okay। It can also affect the migratory species, ठीक है, disrupt satellite communication, GPS systems, power grids, etc, okay। So you can go through this, it is a simple question, a simple question will be asked only।
So this is a question related to economics, that what is public debt, डेट डेट क्या होता है, पब्लिक डेट क्या होता है, जिसमें डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट दोनों शामिल होता है, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो साइटिंग द डाटा फ्रॉम IMF दैट shows that by early 2025 the global public debt will reach $100 trillion and will be reaching 100% ऑफ ग्लोबल GDP बाय 2030. तो ये डाटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर साइट एग्जाम में आए देख लीजिएगा. तो व्हाट इज डेट सर्विसिंग कॉस्ट. तो ये क्या होता है कि जैसे कि आज हम लोग डेट लिया, ₹1 का लोन लिए, तो आज एक डॉलर का लोन लिए, $1 का दाम अगर ₹80 था, अगर कल को $1 का दाम ₹90 हो गया, तो हम लोगों को कितना रुपये लौटाना पड़ेगा? 90 प्लस इंटरेस्ट. तो यही है कि यही कर रहा है यहाँ पे कि जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है. मान लीजिए आज के तारीख में 5 मई में हमने $1 लोन लिया और $1 का दाम था ₹80. अगर 6 तारीख को हम लोग इसको रिटर्न कर रहे हैं और दाम उतना ही रहेगा, तो हम लोग को कितना रिटर्न करना है? 80 प्लस इंटरेस्ट रेट कुछ रिटर्न करना पड़ेगा. लेकिन अगर 6 तारीख को इसका दाम बढ़ के $1 का ₹90 हो जाता है, तो हम लोग कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 90 प्लस इंटरेस्ट रेट, ठीक है. तो इसलिए बोल रहा है कि डॉलर के स्ट्रांग होने से जो हम लोग का डेट सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है, वो हम लोगों को अनसस्टेनेबल डेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है. यही सब है. फिर इम्पॉर्टेंट है क्या कि अफ्रीकन पेंगुइन. आज तक हम लोग समझते थे कि पेंगुइन खाली अंटार्कटिक में पाया जाता है, तो दैट नाउ स्टैंड्स इनकरेक्ट, रॉन्ग. नाउ वी आर गोइंग टू सी something interesting about penguin, that says that African penguin are also there. So there are some penguin that is found in Africa, in South Africa and Namibia region. So this says that it is the only penguin species native to Africa that is found along the coast of Namibia and South Africa. It is also known as jackass penguin. So the name is itself interesting. It is called jackass penguin due to donkey-like bray. So if the question will be asked in exam about what is African penguin or what is jackass penguin, so you can now mark it correct. The question, it is C, that is critically endangered in IUCN red list. Okay. They are creating artificial nests to improve the breeding success. Okay. So very simple thing about African penguin, we have to know that it is found along the coast of Namibia and South Africa. It is called as jackass penguin. It is critically endangered. Okay. So these 3 things we only have to learn. Then coming to warm nights. So it says that Goa and Maharashtra recorded India's first heat wave of the year, marking the first time a heat wave has been recorded during the winter session as defined by the IMD. So it is the first time that a heat wave has been declared by the IMD in the winter session. This was recorded in the region of Goa and Maharashtra. So important is that first time in winter season. So this is important. Now we will see the definitions of heat wave. Somewhat it is given. Let me check where it is given. Okay, I will share it with you. Now coming to the next topic, that is about Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. So it has been proposed that we should make Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary as second home to of cheetahs after Kuno National Park in Madhya Pradesh. It is also Gandhi Sagar is also located in Madhya Pradesh region. Okay, so you can see that it is established in 1947.
It is covered in the districts of Mandsaur and Neemuch. It is divided by Chambal River. It is dry deciduous forest. You can learn some of the prominent trees here, and it has diverse wildlife. Also, you can see that a Chaturbhuj Nala rock shelter, that is a prehistoric cave that is found here in this wildlife sanctuary. There are other sites also. There is also a temple by the name of Chaturbhuj Nath Temple. Hingla, Hingla, Hinglajgarh Fort is also there. Takeshwar temple is also there in this forest. As I said, mentioned already, that it is going to be second home of cheetahs after Kuno National Park. It is like dry deciduous forest, or we can say open savanna like habitat is there. Predator density is also good, so that cheetahs can be supported. So after that, we will go to our next important topic. It is related to bill. So there is very less chance that a question will be asked, but you can go through what are the things that are included in new bill, what are the fuels that are excluded from the definitions. It is not very like important topic. What is important is this: as a form of data, that India currently imports 85% of its crude oil and 50% of its natural oil. So the bill aims to attract private investment in this sector. Okay. Then the next topic talks about Arun Parivar Authority Bill, Arun for Arunachal Pradesh. So it is state specific, so it is not of much concern for us. This is also for Madhya Pradesh, so we can skip. The important is, what is Taj trapezium zone. It is very important. So a area in the shape of trapezium around Taj Mahal has been declared as eco-sensitive zone, or we can say has been declared a important area. Okay, it been declared important area, so that we can safeguard the monument. So yeah, it says that Supreme Court has ordered a tree census in the area. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ट्री सेंसस होना चाहिए एरिया में. किस एरिया में? तो टाज ट्रेपीजियम एरिया में एक ट्री सेंसस होना चाहिए. तो अब हम लोग को इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ताज ट्रेपीजियम जोन क्या होता है. तो इसमें देखिए 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है, जो कि ताजमहल को, आगरा फोर्ट को, फतेहपुर सीकरी सबको कवर कर रहा है, जो कि 2 स्टेट उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में आता है. इम्पोर्टेंट है राजस्थान. उत्तर प्रदेश तो सब बोल देगा ताजमहल कहाँ है, आगरा में. आगरा कहाँ है? यूपी में. सब ये बोल देगा, लेकिन इसके साथ साथ कहाँ है, राजस्थान के भी एरिया को ये कवर करता है ताज ट्रेपीजियम. ये इम्पोर्टेंट था इसको बताना. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ताज ट्रेपीजियम जोन पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी भी बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया. किस एक्ट के अंदर? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर एक अथॉरिटी अपॉइंट किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है. तो हम लोग को अगर पूछा जाए कि ताज ट्रेपीजियम जोन पॉपुलेशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी इज एस्टेब्लिश्ड अंडर EPA एक्ट 1986, तो हाँ ये सही बात है. ताज ट्रेपीजियम यूपी और राजस्थान दोनों को कवर करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद बस हो गया. ये कितने एरिया को कवर करता है देख लीजिए. कौन कौन से फोर्ट आ जाते हैं इसमें इम्पोर्टेंट. आगरा फोर्ट है, फिर ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, ये सब है. फिर एशियाटिक लाइन भी इम्पोर्टेंट है कि स्टेट बॉर्डर दे आर क्रॉसिंग. इसमें कंसर्न रेज किया गया है कि नाउ द एशियाटिक लाइन्स आर क्रॉसिंग द रीजन स्टेट बॉर्डर्स एंड मूविंग टुवर्ड्स अदर स्टेट्स एंड रीजन एंड कोस्टल एरिया. क्योंकि जो एशियाटिक लायन है वो गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उसके सराउंडिंग एरिया में पाए जाते हैं. अब
क्या हो रहा है कि एशियाटिक लायंस का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो जो इन्वायरमेंट है गिर का, वो उसको सस्टेनेबली कंटेन करने के लिए बचा नहीं है। अब लायंस को दूसरे रीजन्स में भी जाना पड़ रहा है। एक डाटा तो बहुत ही आश्चर्यजनक का है, जो कि कहता है कि द नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस हैज़ क्वाड्रपल्ड, कि जो एशियाटिक लायंस का जो नंबर है वो 4 गुना हो गया है। कब से? जब गिर नेशनल पार्क बना था 1965 में। अगर उस समय एक लायन था उस एरिया में, अब 4 लायन रह रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो गया है कि जो ग्रोथ है वो उस रीजन गिर नेशनल पार्क के आउटर बाउंड्रीज में ज़्यादा हो रहे हैं और इनर रीजन में वो घट रहे हैं, वही लिखा हुआ है। अब इसमें एशियाटिक लायंस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि एशियाटिक लायंस जो था पहले था कहाँ से था, मेडिटेरियन रीजन से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पाया जाता था, लेकिन आज जो है सिर्फ गिर नेशनल पार्क और सराउंडिंग सौराष्ट्र रीजन में पाया जाता है। ठीक है, सौराष्ट्र रीजन में पाया जाता है। अब इनका जो है टेरिटरी गिरनार में हो गया है, मिथिला में हो गया है, पानिया सेंचुरी में हो गया है, अमरेली में हो गया है, भावनगर, जूनागढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट में हो गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, खाली इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता था। मेडिटेरियन से लेके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था, सौराष्ट्र रीजन में गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। और इसके काउंटर पार्ट क्या अफ्रीकन है, अफ्रीकन लायन भी होता है। अफ्रीकन लायन के मुकाबले जो एशियाटिक लायन होता है, जो एशिया में पाया जाता है, वो छोटा होता है। अपना जो लायन होता है एशियाटिक लायन, वो छोटा होता है और कॉम्पैक्ट होता है, साइज में शॉर्टर होता है। इसका जो मेन है, जो दाढ़ी होता है, इसका जो फेस के चारों तरफ बाल होता है इसका, वो थोड़ा गहरा रंग का होता है, डार्क होता है। जो टेल टफ्ट्स है वो भी लंबा होता है। जो पेट पे जो इसका जो लेयर बनता है, फोल्ड होता है, वो भी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। मेल का 160 से 190 किलो, फीमेल का 110 से 120 किलो। ये आईयूसीएन लिस्ट में इंडेंजर्ड है। ये इम्पोर्टेंट है आपको, ये इम्पोर्टेंट है एशियाटिक लायंस के बारे में। और क्या, प्रोजेक्ट लायन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2020 में चालू किया। बहुत सारे इसकी प्रोजेक्ट, डॉल्फिन भी है, टॉर्टोइज भी है, बहुत सारा एलिफेंट भी है, वैसे ही लायन भी है। प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था देखिएगा आप, प्रोजेक्ट टाइगर, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। 1973 के अराउंड हुआ था या इसी में हुआ था। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, ब्रीडिंग ये देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सकार बॉग जू जो है जूनागढ़ में, वो यहाँ पे क्या कैप्टिव ब्रीडिंग करवा रहा है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। चैलेंज क्या है कि आउटब्रेक हो जाएगा डिजीज़ का, जैसे हुआ था, तो खतरा बन सकता है। इतना कंसंट्रेट करके रखेंगे इस चीज़ पे। 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये इंडेंजर्ड है, इसका कंपैरिजन एशियाटिक का और अफ्रीकन लायन का कैसा है वो देख लीजिए। ठीक है, कब प्रोजेक्ट लायन लॉन्च हुआ वो देख लीजिए, किसके द्वारा हुआ, अभी क्या स्थिति है, पहले कहाँ से कहाँ तक पाया जाता, अब कहाँ पाया जाता है, ये सब देख लीजिए बस, छोटा सा। फिर एक बीमारी सिलियोसिस, एक हम लोग क्या देखे थे अभी, ब्लैक लंग डिजीज़। ठीक है, किस वाले में, कोल वाले टॉपिक में देखे थे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिलियोसिस क्या होता है, जो सिलिका के इन्हेलेशन से जो बीमारी होती है लंग्स में, उसको बोलते हैं सिलियोसिस। ठीक है, डस्टी माइंस, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठीक है, जहाँ पे भी सिलिका पार्टिकल बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे वहाँ पे सिलियोसिस होने का ज़्यादा बीमारी होता है। ठीक है, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं, लंग्स का डिजीज़ है, खाली इतना याद रखना था। और इसका जो है ये देख लीजिए, इन इंडिया सिलियोसिस इज प्रिवलेंट अमंग वर्कर्स इन माइनिंग एंड स्टोन कटिंग इंडस्ट्रीज। स्टेट लाइक राजस्थान एंड गुजरात हैव रिपोर्टेड हाई इंसिडेंसेस, promptly calls for stronger enforcement safety norms। ठीक है, ये हो गया। फिर अस्कोट आराकोट अभियान, इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स हैं 350 विलेज विजिट किए हैं 45 दिन में। ये अभियान इंस्पायर्ड किसके, सुंदरलाल बगोना के द्वारा
जो इवेंट हुआ था उससे ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, उत्तराखंड कम्युनिटीज़ नीदरलैंड में दिस 1 मार्च हुए। जो सुंदरलाल बगुना थे वो उत्तराखंड में इंस्पायर किए थे चिपको मूवमेंट, जैसा मूवमेंट था सुंदरलाल बगुना का, उसी से इंस्पायर होके 1974 में उत्तरकाशी में हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के नियर ये मूवमेंट, ये वॉक स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग अस्कोट आराकोट अभियान। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, खाली रीजन याद रखना है कहाँ पे हुआ था, उत्तरकाशी में। इससे इंस्पायर हुआ था सुंदरलाल बगुना से ना। ठीक है, फिर टीक प्लांट न्यूज में था टिश्यू कल्चर। तो इसमें दिख रहा है क्या, टिश्यू कल्चर मतलब कि इनवर्टो स्टेरिलाइजेशन और मतलब टेक्नोलॉजी का मदद करके हम लोग टीक का कल्टीवेशन कर रहे हैं, हाई क्वालिटी टीक का। तो ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जा रहा है, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में डाइवर्स रीजन ऑफ सॉइल्स जहाँ पे भी पाए जाते हैं वहाँ पे भी हेल्प कर रहा है हमको। ठीक है, बस इसके लिए इतना ही आज के लिए। एक पार्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया, हमने सब कुछ देख लिया। एक मिनट, स्टार्टिंग वाले टॉपिक पर जाते हैं। अगर हमने देख लिया कि लाइफ साइकिल क्या है, कि ओनली अबाउट 10% ही आज तक जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ है उसको रिसाइकल कर पाए हैं हम लोग। ठीक है, हाई प्राइस का कारण क्या है, राइस का, चावल का दाम क्यों बढ़ रहा है। कोल और इग्नाइट में हम लोगों ने कुछ कंपनी के नाम देखे, जैसे CIL, ECL, BCCL, NLC, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ा हमने। कहाँ कहाँ पाया जाता है कोल, उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और MP में, यही 5-6 स्टेट मिलकर 85% देख रहे हैं। इंडिया सेकेंड पे आ रहा है, फर्स्ट पे कौन है, चाइना है प्रोडक्शन में। ठीक है, इसमें एक हम लोगों ने देखा क्या, कोबरा एल्गोरिथम। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि स्टैटिक का भी पोर्शन, उसको वहाँ से देख लीजिएगा। मैग्नेटिक फ्लिप फ्लॉप भी है, फिजियोलॉजी क्या बोलते हैं, जो ज्योग्राफी का पार्ट है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, अफ्रीकन पेंगुइन इम्पोर्टेंट है, गांधी सागर इम्पोर्टेंट है, ताज ट्रेपीजियम, एशियाटिक लायंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक बार एक नज़र इस दोनों को भी देख लीजिएगा। तो यही 4-5 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।